नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा मैम आज आपको अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है गुडविल। ठीक है, तो देखिए कहता है गुडविल मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। कहता है यहाँ पे कि गुडविल का इस चैप्टर में आपको मीनिंग जानना है, नेचर और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। जब मैं आपको सब्जेक्टिव्स पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला चीज़ आपका कहा गया है क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल इज अ ख्याति है। तो कहता है गुडविल कैसी है। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे अस्थाई संपत्ति, फिक्स एसेट्स है। बी अदृश्य संपत्ति, इनविजिबल एसेट्स है। सी ए एंड बी बोथ, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए एंड बी बोथ। गुडविल जो है एक इनविजिबल एसेट्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक अस्थाई संपत्ति भी है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इनविजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसा एसेट्स जिसको हम ना तो देख सकते हैं आंखों से, ना तो हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि हम उसको टच भी नहीं कर सकते। इस तरह की संपत्ति को गुडविल कहा जाता है। ठीक है, गुडविल जो होता है ये किसी भी कंपनी का मार्केट में जो अच्छा नाम होता है, हम लोग उससे समझते हैं कि किसी व्यक्ति का मार्केट में कितना अच्छा नाम और फेम बना हुआ है, उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000, 8,000 थे। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति होगी। कहता है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years 6,000, 13,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। गुडविल एट 2 years परचेस ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट विल बी। कहता है यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, एक आंसर शीट तैयार कर दी है आपके, जिसमें कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं उनको सॉल्व करके आपको बताया। सिर्फ मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, इसको सॉल्व करके भी बताऊंगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए एक बार मैं लास्ट में यहाँ पे दिखा भी दूंगी, आप चाहें तो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाहर कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया। तो देखिए यहाँ पे समझेंगे, इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। सबसे पहले कहा गया है क्या कि आपका जो प्रॉफिट है 3 सालों का प्रॉफिट दिया गया है। 6,000 था, 13,000 था और 8,000, 3 सालों का प्रॉफिट दिया गया। सबसे पहले हम इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 6,000, 13,000 और 8,000 को जब हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल प्रॉफिट जो है वो 27,000 रुपये निकलेगा। अब 3 साल कहा है तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम उसको 3 साल से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो जब 27,000 को 3 साल से डिवाइड देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा 9,000 रुपये। यानी कि एवरेज प्रॉफिट अगर पर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 9,000 रुपये आपका आएगा। अब कहता है गुडविल निकालना है, तो हम जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका ईयर्स परचेस जो है वो 2 साल दिया गया। अगर आप ऑब्जेक्टिव में पीछे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दिया है 2 साल। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कहा है तो हमने यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट लिख दिया। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कहा है तो हमने 2 साल लिख दिया नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 9 दूनी हो गया आपका 18। तो यहाँ पे आपका गुडविल जो है वो निकलेगा कितना, 18,000 रुपये। तो देखते हैं कि आपका जो आंसर है उसमें 18,000 रुपये दिया गया है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहला कहा है 81,000 जो कि आंसर नहीं है।
फिर कहता है बी 27,000, ये भी आंसर नहीं है। फिर कहता है सी नंबर 9,000, ये भी आपका आंसर नहीं है। कहता है डी है 18,000, तो इसका मतलब हमने जो गुडविल निकाला है वो तो 18,000 रुपये है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डैश की प्रकृति की ख्याति की क्षमता निम्न होती है, द कैपेसिटी ऑफ नेचर ऑफ गुडविल इज लो। कहता है किस तरह, देखिए सबसे पहले समझेंगे गुडविल जो है इसकी 4 प्रकृति होती है, यानी कि गुडविल जो है इसके 4 नेचर होते हैं। ठीक है, गुडविल का 4 नेचर होता है। सबसे पहला नेचर होता है डॉग नेचर गुडविल। डॉग नेचर गुडविल का मतलब होता है ऐसा नेचर का गुडविल कि डॉग जो होता है वो सबसे वफादार जानवर माना जाता है जानवरों में, कि जहाँ जहाँ मालिक जो है वो जाएगा वहाँ वहाँ उसका डॉग जो है उसके साथ साथ जाएगा, यानी कि उसका जो कुत्ता है वो उसके साथ साथ जाएगा। तो कहने का मतलब है इसको कहते हैं डॉग नेचर गुडविल। इसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ दुकान का मालिक जाएगा उसी जगह पे कस्टमर जो है वो जाएंगे। मतलब कि कस्टमर एकदम डॉग की तरह क्या होते हैं, वफादार होते हैं। कि मान लीजिए अभी दुकान जो है वो दिल्ली में खुला हुआ है, तो लोग दिल्ली में सामान परचेस कर रहे हैं। अगर दुकान वही मुंबई में चली जाएगी या जो भी शोरूम है मुंबई शिफ्ट हो जाएगी या कंपनी मुंबई शिफ्ट हो जाएगी, तो कस्टमर मुंबई जाके उस गुड्स को परचेस करेंगे। तो उसको कहते हैं डॉग नेचर गुडविल। जहाँ जहाँ मालिक जाएगा वहाँ वहाँ कस्टमर जाएगा। इसका दूसरा नेचर होता है आपका कैट नेचर गुडविल। ठीक है, कैट नेचर गुडविल। कैट जो होती है इसका जो स्वभाव होता है ये पुराने घरों को ज़्यादा पसंद करती है। कैट जो होती हैं ये पुराने घरों को ज़्यादा पसंद करती है। तो पुराने घर को पसंद करने का मतलब होता है, पुराना घर को पसंद करने का मतलब होता है कि मालिक भले कहीं भी चला जाए, कस्टमर जो है उसी दुकान से सामान परचेस करना पसंद करेगा। मान लीजिए कि एक दुकान, इसमें अभी ए नाम का आदमी काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके नाम से कस्टमर्स जो है वो आ रहे हैं, इसके नाम से कस्टमर जो है वो क्या हो रहा है, आ रहा है। अब मान लीजिए ए जो है अपना दुकान किसी दूसरी जगह खोल ले और यहाँ पे बी नाम का व्यक्ति अब काम करने लगे, तो कस्टमर ए के पास नहीं जाएगा, कस्टमर उसी दुकान से सामान को जो है परचेस करेंगे। इसी तरह होती है बिल्लियाँ। बिल्ली जो होती है यानी कि जो कैट होती हैं, इसका नेचर ऐसा होता है कि मालिक भले घर को छोड़कर चला जाए, मालिक भले घर को छोड़कर चला जाए, लेकिन बिल्ली जो है उसके साथ साथ नहीं जाएगी। ठीक है, कोई बिल्ली जो उसके साथ साथ नहीं जाएगी। बिल्ली जो है वो पुराने घर को ही पसंद करती है, वहीं पर रहना वो पसंद करती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कैट नेचर गुडविल का मतलब होता है ऐसा गुडविल जो भले दुकान में मालिक वो ना रहे। मान लो ए नाम का, जैसे मैंने बताया, ए नाम का व्यक्ति अब दूसरा दुकान खोल ले, वो दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर भी वहाँ चला जाएगा, कस्टमर उसी दुकान से सामान को परचेस करेगा। इसको कहते हैं कैट नेचर गुडविल। एक आता है आपका रैट नेचर गुडविल। आप तो रैट देखते ही होंगे, आपके घरों में भी काफ़ी रैट्स होंगी। तो कहने का मतलब है रैट्स जो होती है इनका नेचर जो होता है ये कहीं से भी परचेस कर लेते, मतलब जिस घर में इनको खाना मिला ये उसी घर में खाना खाई, दूसरे दिन दूसरे घर में चली गई, तीसरे दिन तीसरे घर में चली गई, चौथे दिन चौथे घर में चली गई। इनका नेचर इस टाइप का होता है। ठीक है, तो उसी तरह होता है इस नेचर का अगर कोई कस्टमर है तो ये कभी भी एक दुकान से सामान नहीं खरीदेगा, इसको इसकी ज़रूरत की वस्तु जिस जगह पे मिलेगी ये उसी जगह पर जाके क्या करता है, अपना गुड्स को परचेस कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है रैट नेचर गुडविल, जहाँ सामान मिला वहीं से परचेस कर लिया। अब होता है रैबिट नेचर गुडविल। चौथा नेचर जो होता है वो होता है रैबिट नेचर गुडविल। रैबिट नेचर गुडविल का मतलब होता है इस टाइप का गुडविल जो, अगर कोई कस्टमर है जिसका नेचर रैबिट की तरह है, अगर कोई कस्टमर है जिसका नेचर रैबिट की तरह है, तो रैबिट जो होता है ये दूर दूर तक के इलाकों में भ्रमण करना नहीं पसंद करती है। ये अपने घर से थोड़ा दूर निकली, लोकल में इसको जो सामान मिला लेके ये वापस चली आई। अगर इस तरह का कस्टमर है तो ये मालिक के साथ ज़्यादा दूर दूर तक नहीं जाएगा। ठीक है, इस नेचर का गुडविल सिर्फ लोकल एरियाज तक ही क्या होता है, सीमित होता है। तो इसको कहते हैं रैबिट नेचर का गुडविल। तो कहने का मतलब यहाँ पे अब क्वेश्चन समझेंगे। कहता है द कैपेसिटी ऑफ डैश नेचर ऑफ गुडविल इज लो।
तो सबसे लो नेचर का जो गुडविल होता है वो होता है खरगोश का, क्योंकि ये जो होती है ये लोकल एरियाज तक की क्या होती है, लिमिटेड होती है। बाकी नेचर की जो गुडविल है उन वो डिफरेंट होती है, लेकिन रैबिट जो होती है ये सिर्फ अपने लोकल एरियाज तक ही सीमित होती है। इसलिए यहाँ पे हम लोग रैबिट नेचर गुडविल कहेंगे कि इसका जो गुडविल होता है सबसे लो होता है। अगर किसी व्यक्ति का, किसी फर्म या कंपनी का रैबिट नेचर गुडविल है तो वो सिर्फ लोकल के एरियाज तक की क्या होगी, सीमित रहेगी, दूर दूर तक नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3 नंबर का आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर कहता है इनमें से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल को वैल्यूएट करने का ऐसे तो 4 मेथड होता है, लेकिन वो ग्रेजुएशन बेसिस पर होता है, लेकिन अभी अगर हम 12th के बेसिस पर देखें तो केवल तीन ही मेथड होता है गुडविल को वैल्यूएट करने का। पहला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, पहला हो गया आपका औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा मेथड नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ए, रिवैल्यूएशन मेथड, यानी कि पुनर्मूल्यांकन विधि जो है इससे आप गुडविल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका केवल 3 ही मेथड है। ठीक है, अब देखिए तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रही है समझेंगे। ख्याति एक संपत्ति है, गुडविल इज अ एसेट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस तरह का एसेट्स है, तो कहता है यूजलेस, नहीं। गुडविल जो है ये बहुत काम की संपत्ति है, अगर ये नहीं रहेगा तो लोग आपको आप कितने फेमस हैं, लोग आपको कितना जान रहे हैं, ये इन्हीं गुडविल से ही पता चलता है। ठीक है, फिर कहता है टैंजिबल, यानी कि मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास फर्नीचर है, तो इसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई मशीन है, आपके पास कोई बाइक है, तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन गुडविल जो है इसको ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है, ये केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो बी भी नहीं होगा। सी नंबर कहता है मूल्य रहित, वर्थलेस, नहीं। गुडविल जो है कि वैल्यूएबल संपत्ति है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, मूल्यवान संपत्ति, वैल्यूएबल एसेट्स होती है। कौन, गुडविल जो है एक वैल्यूएबल एसेट्स होती है। ये किसी कंपनी का जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, कंपनी उतनी ज़्यादा मार्केट में रन करती है। जैसे आप आज के डेट में देखेंगे टाटा, आप टाटा का नाम कहीं देखते हैं तो आप वस्तु तुरंत खरीद लेते हैं। अगर आप देखेंगे जियो, अगर आप रिलायंस की कंपनी का कोई भी सामान देखते हैं तो आप तुरंत खरीद लेते हैं। बाटा आप तुरंत खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बोट, आज के डेट में बोट बहुत चल रही है, अगर आप बोट की कंपनी का कोई सामान देखते हैं तुरंत खरीद लेते, क्यों, क्योंकि इनकी गुडविल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मार्केट में। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी। ये एक वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान वस्तु मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखिए हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है क्या कि अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं ना, तो चलिए समझेंगे कि सुपर प्रॉफिट से हम क्या समझते हैं। तो देखिए सुपर प्रॉफिट कहता है क्या, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, नहीं, ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब कहता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट जो है इसका निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर सी नंबर कहता है वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नहीं, ये भी आंसर गलत है, इसका आंसर होगा क्या, बी,
औसत लाभ में से यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट जो है वो निकल जाता है, यानी कि अधिलाभ का पता हमको चलता है। तो अधिलाभ का मतलब होता है कि एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम वास्तविक लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो निकल जाता है हमारा क्या, सुपर प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन 7 जो है कहती है क्या, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। कहता है किसी भी बिजनेस में अगर उसके रेपुटेशन का पता करना है तो उसके रेपुटेशन का मतलब क्या होगा, क्या कहेंगे उसको हम लोग। ठीक है, कहते हैं व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। तो देखो कहता है ए नंबर गुडविल, बी नंबर अधिलाभ, सी अधिशेष या फिर डी सामान्य लाभ। तो ठीक है, तो कहता है क्या क्या होगा। तो इसका देखिए किसी भी कंपनी का अगर आपको देखना है कि उसकी मार्केट में प्रसिद्धि कितनी है, वो कितना फेमस है, तो ये चीज़ सिर्फ आपको गुडविल से पता चलता है। जितनी ज़्यादा मार्केट में गुडविल है, जितनी ज़्यादा आपकी लोगों में पहचान है, उस पहचान को ही हम गुडविल से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यवसाय की अगर प्रसिद्धि हमको जाननी है तो उसके लिए हमको गुडविल का पता करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ए गुडविल। अब देखिए 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कहता है वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर आधिक्य है। कहता है द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर एक्चुअल प्रॉफिट को हम लोग एवरेज प्रॉफिट भी मान सकते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी हम लोग कहते हैं। 3 नाम से इसको जाना जाता है और ये अलग अलग कंडीशंस पे भी अप्लाई होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के पे भार दे रही है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, तो इससे हमको किस चीज़ का पता चलता है। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला जो है ये सुपर प्रॉफिट का है। अगर एवरेज प्रॉफिट अधिक है और नॉर्मल प्रॉफिट कम है तो दोनों को माइनस करने से हमको जो भी प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट अगर आंसर में दिया है तो वो आंसर आपका सही होगा। तो कहता है क्या नॉर्मल प्रॉफिट, नहीं ये नहीं होगा। फिर कहता है बी नंबर सुपर प्रॉफिट, आपका अधिलाभ जो है बी नंबर में दिया गया तो इसका आंसर होगा बी सुपर प्रॉफिट। फिक्स प्रॉफिट नहीं होगा, कैपिटल प्रॉफिट नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्या बी। ठीक है, बी इसलिए होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर एपी माइनस एनपी अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका क्या सुपर प्रॉफिट, एसपी इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 9 नंबर आपका क्या कह रहा है हम लोग आज अभी समझेंगे। तो कहता है क्या, ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। द पॉपुलर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज और आर। लोग जो है किस पॉपुलर मेथड से सबसे ज़्यादा चीज़ को ठीक है, तो आगे समझेंगे क्या कह रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि गुडविल को कैलकुलेट करने का सबसे पॉपुलर मेथड कौन कौन सा। हम जानते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स है जो पॉपुलर है। सबसे पहला क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा क्या है अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा क्या है पूंजीकरण लाभ विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या डी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने 9 नंबर तक देख लिया। आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। हम आशा करते हैं कि आपको 9 नंबर तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर कहने का मतलब गुडविल इज ए और एन। तो हम ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। तो हम जानते हैं गुडविल जो है ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है और ये एक फिक्स एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉन्ग टर्म चलती है इसलिए। तो कहता है क्या टेंजिबल एसेट्स, तो नहीं, ये आंसर गलत होगा। गुडविल को देखा या छुआ नहीं जा सकता, ये कोई मूर्त संपत्ति नहीं है।
इंटेंजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्ति, तो इसका सही आंसर होगा बी, अमूर्त संपत्ति। फिर कहता है करंट एसेट्स नहीं, ये एक फिक्स एसेट्स के रूप में भी जाना जाता है, ये करंट एसेट्स नहीं है। करंट एसेट्स का मतलब होगा क्या, जो 1 साल या 1 साल से कम चले, यानी कि लेस देन 1 ईयर। लेकिन गुडविल जो है ये सालों साल चलती है, कई साल तक, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, कहता है क्या, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। फिर से ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है कि औसत लाभ का अधिक, सामान्य लाभ पर यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट पर अगर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर होगा सुपर प्रॉफिट। अगर इस आंसर में इसके ऑप्शन में सुपर प्रॉफिट दिया गया है तो इसका सही आंसर होगा सुपर प्रॉफिट। तो पहला ही नंबर में कह रहा है क्या, सुपर प्रॉफिट, तो इसका आंसर होगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फिर कहता है निश्चित लाभ, तो ये गलत है। असामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी गलत है। फिर कहता है क्या, डी नॉर्मल प्रॉफिट, तो नहीं भैया ये तो बिल्कुल ही गलत। इसका आंसर होगा क्या, 11 नंबर का आंसर होगा ए, सुपर प्रॉफिट। ये भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने सॉल्व करके एक पूरा आंसर शीट बना के आपके लिए इसी में रख दिया है। ठीक है, तो उसी में से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि आंसर इसका कैसे बनेगा। कहता है 12 नंबर, एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी यानी कि 1.5 लाख, विनियोजित पूंजी का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड, किसी बिजनेस का कैपिटल कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपया। प्रॉफिट्स आर 50,000 दिया गया, कहता है कि टोटल प्रॉफिट जो है 50,000 रुपया दिया गया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि रेट जो है वो 20% दिया गया है। और कहता है द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी, कैपिटलाइजेशन मेथड से यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में गुडविल को कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले आपका कैपिटल दिया गया है यहाँ पे 1.5 लाख रुपया, प्रॉफिट यानी कि टोटल प्रॉफिट दिया गया है 50,000 रुपया, और आपका नॉर्मल रेट जो है वो दिया गया है कितना, 20%। तो इन तीनों की मदद से हमको क्या करना है, गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। एवरेज प्रॉफिट आपका यहाँ पर जो गुडविल है ये आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो हमने आपको निकाल के बता दिया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। अब हम एक बार नजर जरा कैपिटलाइजेशन मेथड पर भी डालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे आपको आंसर बना दिए हैं, इस पेज में नहीं है, इस पेज में है। क्वेश्चन नंबर 12 था आई थिंक। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने सारा आंसर लिख दिया है। अगर आप क्वेश्चन में उधर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक नज़र इधर भी डालेंगे कि 9 नंबर का ऑल ऑफ दिस होगा आंसर, 10 नंबर का होगा इंटेंजिबल एसेट जो भी हमने आपको बताया, अमूर्त संपत्ति। फिर आपका 11 नंबर का होगा सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। और देखिए जरा 12 नंबर कैसे सॉल्व होगा, समझिए। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ना, समझने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5 लाख रुपया हमने लिख दिया, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था 50,000 लिख दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था 20% तो लिख दिया। सबसे पहले हमको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ता है कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, तो ये होता है। तो अब देखिए एवरेज प्रॉफिट हमको मालूम है मेरा कितना दिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के बताया गया 50,000, हमने 50,000 लिख दिया। अब कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 20% दिया हुआ है, हमने यहाँ लिख दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% इनटू 100 करना था, तो हमने लिख दिया। अब देखिए 20 से जब हम 100 को काटेंगे तो आएगा 5। ठीक है, अब इधर बच गया 50,000 और इधर बच गया 5, तो 50,000 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2,50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 को जब हम 5 से इंटू करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2,50,000 रुपये। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू से गुडविल। तो देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू से गुडविल निकालने का फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का 2-3 फॉर्मूला होता है जो आपके आइटम्स के हिसाब से, मतलब कि जैसे यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट दिया हुआ था, तो इसके हिसाब से
ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाला फॉर्मूला जो है इस पे एकदम सुटेबल था, इसकी मदद से ही हम गुडविल यहाँ पे निकाल सकते। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। एक नेट एसेट्स को भी माइनस करके गुडविल निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे नेट एसेट्स का कोई बात किया नहीं है तो हम उससे नहीं निकालेंगे। तो हम ये वाला सिंपल फॉर्मूला देखते हैं। तो मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल गया 1.5 लाख रुपया, इसमें माइनस करने को कहा गया क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए सॉरी 2.5 लाख रुपया मेरा क्या निकल गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और इसमें हमने माइनस करना है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी पहले से दिया गया है 1.5 लाख रुपया, तो हमने यहाँ पे 1.5 लाख रुपया माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया है इसका क्या, गुडविल निकल गया कैपिटलाइज मेथड से 1 लाख रुपए। तब हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 12 में 1 लाख रुपए दिया गया है। अगर 1 लाख रुपए दिया हुआ रहेगा तो आपका आंसर सही होगा। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं पीछे जाके कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या ऑप्शन में 1 लाख रुपए दिया गया है। देखिए पहला आपका कह रहा है 2 लाख रुपया, ये गलत है। दूसरा कह रहा है 1.5 लाख रुपया, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है 3 लाख, ये भी गलत है। आपका डी नंबर में आंसर दिया गया है कितना, 1 लाख रुपए। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपने गुडविल चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको एमसीक्यूज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये अकाउंटेंसी का सबसे इजी और सबसे जल्दी समझ में आने वाला सब चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए कहता है विगत 3 वर्षों के लाभ यानी कि 3 साल का प्रॉफिट दिया गया 42,000, 39,000 और 45,000 रुपये यानी कि 42,000, 39,000 और 45,000 दिए गए। कहता है औसत लाभ के 2 वर्षों यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया है वो 2 साल दिया गया है। तो आपको इससे निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। देखिए हमने आपको इसको भी निकाल कर बताया हुआ है, हम उसी में बताते हैं कि क्या। देखिए तो समझेंगे, जहाँ पे अभी हम देख रहे थे आंसर, हम फिर से वहीं पे वापस जाएंगे और समझेंगे कि आंसर इसका क्या होगा। 13 नंबर है, तो देखिए 13 नंबर का आंसर हम चेक करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले आपका 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक है, तो हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट जो है पहला साल का 42,000 था, दूसरे साल का 39,000 और तीसरे साल का 45,000। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। 3 साल का प्रॉफिट था इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड देंगे, और टोटल करने पे 1,26,000 आया तो 1,26,000 को हम लोग 3 साल से डिवाइड देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा 42,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है। देखिए आप देखें गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हम जानते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरा 2 साल दिया होता, अभी हमने पढ़ा, और एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कितना, 42,000 रुपये। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब 42,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 आंसर आएगा, यानी कि गुडविल हमारा कितना निकल गया, गुडविल मेरा निकल गया 84,000। देखिए जहाँ पर भी आंसर में दिया हुआ रहेगा 84,000, हम समझ जाएंगे कि वो मेरा क्या है, आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे क्या 84,000 दिया गया है। कहता है पहला 42,000, ये गलत है। दूसरा में देखिए दूसरे में ही दिया गया है, बी नंबर आपका सही होगा, इसका आंसर 84,000। सी गलत है और डी भी क्या होगा, गलत है, इसका आंसर होगा 84,000। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है क्या, एवरेज अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। कहता है एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत ख्याति की गणना कैसे की जाती है। तो गुडविल जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है। तो अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है, तो समझेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, या फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए एक ही नंबर में कह दिया गया है क्या, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। ये आपका सही आंसर होगा, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे कहता है क्या, देखिए बी नंबर में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये जो है आपका सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, तो ये यहाँ पर तो नहीं जाएगा। सी नंबर में कहता है सुपर प्रॉफिट
सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अनएक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये भी गलत है और ये भी आंसर गलत है। इसको सही आंसर होगा आपका ए नंबर। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है अंडर, अच्छा सॉरी हमने पेन नहीं लिया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, कहता है सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है। तभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी कहा कि अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लागू होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे सुपर प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आंसर होगा आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड इनटू सुपर प्रॉफिट, तो ये इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर में कह रहा है कि ख्याति की गणना का भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है। ख्याति की गणना का भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है जब, ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से समझेंगे। कहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, कहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का हम लोग यूज कब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, कहता है क्या, जब प्रॉफिट इक्वल होता है, लाभ समान हो, या फिर बी लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति में, या फिर सी लाभ के घटने की प्रवृत्ति में। तो इसका आंसर होगा डी, लाभ जब बढ़ता है तब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं, और जब लाभ घटता है तब भी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, डी नंबर, ए एंड बी एंड सी बोथ। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे गुडविल चैप्टर के जो एमसीक्यूज है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और देखिए मैं एक बार यहाँ रिपीट कर देती हूँ फिर से, हमने आज गुडविल चैप्टर के एमसीक्यू को कवर किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार आप आंसर देख लीजिए, मैं एक बार ना यहाँ पे ऐसे प्ले कर देती हूँ आंसर सारा, कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी बोथ होगा, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व करके आंसर निकाला है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे बता दिया कि इसका आंसर होगा डी 18,000। क्वेश्चन नंबर 3 का होगा आपका यहाँ पे खरगोश यानी कि रैबिट नेचर का। क्वेश्चन नंबर 4 का होगा रिवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन विधि का। क्वेश्चन नंबर 5 का होगा आपका आंसर डी नंबर, मूल्यवान, ठीक है, वैल्यूएबल। और उसके बाद हम उसी तरह देखेंगे 6 नंबर का होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसका होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का होगा आंसर ए गुडविल, ख्याति। क्वेश्चन नंबर 8 का होगा बी अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए आप चाहे तो इसको पॉज करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो आपको हमने एक एक करके दिखाई दिया है। ठीक है, अगर आपके पास अभी बुक नहीं अवेलेबल है तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का होगा बी इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति। 11 का होगा सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ विधि। और उसके बाद देखिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे भी हमने निकाल के बताया, तो इसका आंसर होगा 1 लाख रुपया, और आंसर यहाँ पे होगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर का क्या होगा। आपका 13 नंबर भी निकालना पड़ा तो इसका आंसर होगा बी 84,000 रुपीज़। ठीक है, अभी भी आगे 16 तक क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं 14, 15 और 16 का आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 15 का होगा बी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, और डी का होगा बी और सी बोथ प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड प्लस प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो ये होगा आंसर। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एमसीक्यू में। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तभी सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए।